नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बेटे को जीत हासिल हुई है, जहां बास्तील ब्रिनाड जिला पंचायत सदस्य सीट पर यह जीत हासिल हुई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बास्तील ब्रिनाड सीट से ये जीत हासिल हुई है। अभिषेक सिंह की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह के बेटे को यह जीत हासिल हुई है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बेटे को जीत मिली है। बास्तील ब्रिनाड जिला पंचायत सदस्य सीट से यह जीत हासिल हुई है। अभिषेक सिंह की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है और कई सीटों पर चुनाव रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो कहीं बीजेपी, तो कहीं निर्दलीय बाजी मार रहे हैं। और अब कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बेटे ने बास्तील ब्रिनाड जिला पंचायत सदस्य सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। अभिषेक सिंह की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बेटे को जीत मिली है। बास्तील ब्रिनाड जिला पंचायत सदस्य सीट पर यह जीत मिली है। अभिषेक सिंह ने जीत हासिल की है और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से पंचायत चुनाव का रिजल्ट सामने आने लगा है और बास्तील ब्रिनाड जिला पंचायत सीट पर अभिषेक सिंह ने जीत हासिल की है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और नतीजे सामने आने के साथ ही जो है कई ऐसे प्रत्याशी है जिनको विजय घोषित किया जा रहा है। और अगर इसमें देहरादून जनपद की बास्तील ब्रिनाड सीट से बात की जाए तो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है। अभिषेक सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की और सदस्य जिला पंचायत पर जिस तरह से अभिषेक सिंह ने जीत हासिल की है उसको लेकर के बड़ा उत्साह जो उनके समर्थकों में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ जो विधायक है प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं पूर्व में, उनके बेटे हैं अभिषेक सिंह, जिन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर 89 विकास खंडों में वोटों की गिनती जारी है और कई प्रत्याशियों ने जीत भी हासिल कर ली है। वहीं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी और विपक्षी नेताओं ने प्रशासन पर काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। दरअसल बिगराबाग जिला पंचायत सीट पर 1700 वोट का निरस्त होना सोचनीय विषय बन गया है। सीट है बिगराबाग सीट पर जो हीरा मुडेला लड़ रही है, हीरा मुडेला के गांव से ही 650 वोट निरस्त हुए हैं। बीटीसी प्रधान में 2-2, 3-3 वोट निरस्त हुए हैं और जो है कि जिला पंचायत में 650 वोट निरस्त हुए हैं। अभी तक की काउंटिंग में 1700 वोट जिला पंचायत में निरस्त हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां हमारा एक तरफा था हीरा मुडेला का, अभी भी हम 2200 की लीड में हैं, जहां हमें 4000 के आसपास लीड में पहुंचना चाहिए था, वहाँ 2200 की लीड में है। जो सीटें हमारी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में पंचायत चुनाव में अभी तक 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 9 ग्राम प्रधान प्रत्याशी विजय घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें कि 7 चरणों में चुनाव की मतगणना संपन्न होगी। अभी तक के नतीजों के हम बात करें तो दूसरे चरण की मतगणना जारी है। वहीं जीतने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य विजय हुए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है रामनगर से, जहां 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य को जीत हासिल हुई है। पंचायत चुनाव में अभी तक 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 9 ग्राम प्रधान प्रत्याशी रामनगर में विजय हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि 7 चरणों में चुनाव की मतगणना संपन्न होनी है। अभी तक के नतीजों की बात करें तो दूसरे चरण की मतगणना अभी जारी है। वहीं जीतने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी मौजूद खड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। मुस्तैदगी से पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। रामनगर से 3 प्रत्याशियों को जीत मिली है। इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे संवाददाता सलीम अहमद से। सलीम, जिस तरीके से रामनगर में पंचायत चुनाव में अभी तक 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 9 ग्राम प्रधान प्रत्याशी विजय घोषित हुए हैं, क्या कुछ आगे के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं?
जी देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं, रामनगर में जो है इस समय मतगणना जारी है। दूसरा चरण अभी चल रहा है। अगर दूसरे चरण की हम अब तक की अगर हम बात करें 2 बच्चों की, क्योंकि पहले का थोड़ा डाटा है हमारे पास जो हमने आपको भेजा था। जी अगर हम अब तक की बात करें तो 7 जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो निर्वाचित हो चुके हैं और 10 ग्राम प्रधान निर्वाचित हो चुके हैं। जी दूसरे चरण की मतगणना अभी जारी है और अभी देखते हैं कि किस किस के पल्ले में जीत आती है और किसके हिस्से में हार का आता है मामला। ये तो अभी देखने वाली बात होगी। और अगर हम टोटल रामनगर विधानसभा के अंदर ग्राम पंचायतों की अगर हम बात करें तो जी टोटल जो ग्राम प्रधान है वो 50 ग्राम प्रधान है, जिसमें से एक जो है निर्विरोध जो है निर्वाचित हो चुके हैं पहले ही। 49 की जो है अभी किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है। और वहीं अगर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की अगर हम बात करें तो टोटल 31 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिसमें जी से एक क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और 30 जो है अभी उनकी किस्मत जो है खुलना बाकी है। जी जी बिल्कुल सलीम, जिस तरीके से अभी वोटिंग जितनी भी सामने आई है, रिजल्ट सामने आया है, 3 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की है, वो कौन कौन सी पार्टी के हैं और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितने आंकड़ों से उन्होंने जीत हासिल की है? जी देखिए, अभी आंकड़ों का तो जी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जिनको 3 को जीत जी विजय घोषित किया है वो जो है अभी तक बीजेपी कैंडिडेट बताया जा रहे हैं कि बीजेपी ने जी उनको जो है अपनी तरफ से मैदान में उतारा था, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि रामनगर में तो विधायक उनके 10 साल से लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब की बार वो चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख भी उनका जी बीजेपी का योग, क्योंकि पिछली बार इंदर रावत मैदान में थे। इंदर रावत ने ब्लॉक प्रमुख की सीट अपने नाम कर ली थी, लेकिन इस बार इंदर रावत के मैदान में न आने से प्रबल जो दावेदारी है वो जो विधायक की पुत्र वधु है श्वेता बिष्ट, उनकी दावेदारी बढ़ जाती है और अभी भी उन्हें भी विजय घोषित कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल सलीम, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए सुबह से मतगणना जारी है। वहीं नतीजों की बात कई प्रत्याशी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। डोईवाला की ग्राम पंचायत नागल बुंदावाला से प्रधान पद पर अंजू, लास ग्रांट से सुषमा बोरा, नागल ज्वालापुर से राखी देवी, दुधली ग्राम पंचायत से अनूप सिंह और मारखम ग्रांट से परमिंदर सिंह ने जीत हासिल की है। इसके अलावा जसवीर कौर ने क्षेत्र पंचायत में बाजी मार ली है। साथ ही जीत के बाद प्रत्याशियों ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का वो प्रयास करेंगे। में विकास करेंगे, जो भी कार्य हैं उनको पूरा करने का कोशिश करेंगे, पूरा करने की। और मैं यही चाहती हूँ कि सभी मेरा साथ देंगे। जनता का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे वोट देकर जिताया है। गाँव के जैसे बच्चों के प्रति, बच्चों का स्कूल के बारे में और अपने गांव के जैसे जंगली जानवरों का प्रकोप है हमारे क्षेत्र में, तो उसका निवारण करेंगे। और ये नदी जो हमारे वो नदी आती है सुसुआ नदी, तो उसका भी उसका रोकथाम, उसके प्रति भी रोकथाम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी देवतुल्य मारकम ग्रांट के समस्त क्षेत्रवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया। तीसरी बार प्रधान बनना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने बम्पर वोटों से मुझे जितवाकर फिर सदन में भेजा है। मैं अपने क्षेत्रवासियों का कभी अहित नहीं करूंगा और बढ़ चढ़कर उनके लिए रात दिन खड़ा रहूंगा। जो भी उनके कार्य होंगे वह तुरंत जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह कंफ्यूज पार्टी बन चुकी है, जिसे उत्तराखंड का विकास हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आंकड़े साफ बताते हैं कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है, विशेष रूप से बीते 10 सालों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने जितना सहयोग उत्तराखंड को दिया है, उतना किसी भी सरकार ने नहीं दिया। विपिन कैंथोला ने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान उत्तराखंड को विशेष औद्योगिक पैकेज मिला था, जिससे युवाओं को रोजगार मिला, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही उस पैकेज को समाप्त कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने गिनाया कि सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हुआ है और स्वरोजगार को लेकर राज्य में होम स्टे जैसी योजनाओं के जरिए हजारों युवाओं को नया रास्ता मिला है। बीजेपी प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति विकास की इस रफ्तार को रोक नहीं सकती, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उत्तराखंड को भविष्य के समृद्ध राज्य के रूप में आकार देने में जुटे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को डेटा बताओ तो कांग्रेस पार्टी कहेगी जी डेटा क्यों बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से उत्तराखंड के विकास को पचा नहीं पाई। आपको याद होना चाहिए कि उत्तराखंड में जब से राज्य बना है तब से और अब तक, अगर जो हम इन 10 वर्षों का कार्यकाल देखेंगे सेंटर का, जितना
केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए धन दिया है, जितना केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए सहयोग दिया है, शायद ही किसी सरकार ने दिया है। और केंद्र की सरकार जब हमारी थी 2004 में, तब उत्तराखंड को जो विशेष औद्योगिक पैकेज मिला था, जो यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के लिए, उद्योग लगाने के लिए जो पैकेज दिया था, उसे भी समाप्त करने का काम कांग्रेस। देहरादून का ऐतिहासिक गांधी पार्क अब जल्द ही एक नए और खूबसूरत स्वरूप में नजर आएगा। नगर निगम इसे शहर के बीचों बीच एक आधुनिक, हरा भरा और आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित करने जा रहा है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि गांधी पार्क के जीर्णोद्धार के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। पार्क में ओपन जिम को पहले ही ठीक करवा दिया गया है, बाकी हिस्सों को भी बेहतर बनाने की तैयारी है। ये कुछ समय पहले की बात हो गई है, क्योंकि ओपन जिम जो है वहाँ पे वो हम ठीक करवा चुके हैं। अभी 1 हफ्ता हो गया है, हफ्ता 10 दिन हो गया उसे ठीक करवाए हुए। अभी हमने उसे ठीक करवाया। बाकी दूसरा, गांधी पार्क का तो पूरा जीर्णोद्धार होने वाला है। गांधी पार्क के लिए तो टेंडर भी निकल चुका है हमारा, और गांधी पार्क जो है वो पूरा आपको नए स्वरूप में दिखाई देगा, बड़े खूबसूरत तरीके से, क्योंकि वो शहर का हृदय है। तो हम ये चाहते हैं कि गांधी पार्क जितना खूबसूरत हो, जितना हरा भरा हो, उतना बढ़िया रहेगा। चंपावत में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अस्पताल कर्मियों ने भारी आक्रोश है और कर्मचारियों ने कहा कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट के चिकित्सक व चिकित्सा कर्मी भड़क उठे हैं। आक्रोशित चिकित्सकों ने ओपीडी का बहिष्कार कर दिया। ओपीडी न होने से अस्पताल में दूर दूर क्षेत्र से आए मरीजों की भारी भीड़ जमा हो गई और मरीजों को उपचार नहीं मिल पाया, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ एक व्यक्ति द्वारा शराब की नशे में कुछ डॉक्टर्स के खिलाफ, सारे स्टाफों के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियां दिया गया है, और जिसको कि यूट्यूब में डाल के वायरल भी किया जा रहा है। इसके खिलाफ डॉक्टर्स थाने में FIR दर्ज कराने के लिए गए हैं। इसकी वजह से अभी फिलहाल जब FIR दर्ज हो जाएगी तो सारी कार्य शुरू होगा। अभी हम इमरजेंसी और पोस्टमार्टम जो सेवाएं वो तो चल ही रहा है। चिकित्सा अधीक्षक सोनाली मंडल ने बताया कि इमरजेंसी में मरीजों को देखा जा रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए CMO चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचे और घटना की जानकारी दी। CMO चंपावत ने बताया कि आरोपियों ने सभी चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों से माफी मांग ली है, जिसके बाद चिकित्सक अपने कार्यों पर लौट गए हैं। चिकित्सकों को नियमों का पालन करने पर सख्त हिदायत दी गई है। चिकित्सकों के कार्य में लौटने से मरीजों ने राहत की सांस ली और मामले में 4 घंटे अस्पताल की OPD ठप रही है। हाँ, सुबह मुझे यहाँ पे डॉक्टर से फ़ोन आया था कि ऐसे सोशल मीडिया पे एक वायरल चला है, उसमें काफ़ी कुछ गलत कहा गया अस्पताल के बारे में, यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में, स्टाफ के बारे में, यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में गलत कहा गया। हम लोग एक्सपर्ट हैं, हमें पता है क्या ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, हम किसी को गलत क्यों कहेंगे। तो मैं तुरंत ही आ गया था, SDM मैडम से बात की, मैं आ गया था यहाँ पर, देखा तो यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे। पता लगा सभी लोग थाने गए हुए और अपनी कंप्लेंट यहाँ भी दे के गए। तो देन उसके बाद वेट किया, हमने बात की तो वहाँ पता लगा कि लोग शायद मान गया, वो अपने माफ़ी मांग रहा है करके। तो हमने भी रिक्वेस्ट की भाई आइए जल्दी जल्दी काम करें, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं भी देख रहा था कि आज भीड़ है यहाँ पर। तो ये लोग आ गए वापस। मैंने इनको हिदायत दी है कि आप लोग अपने अप्रेन में रहिए, नेम प्लेट के साथ रहिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए। जो दायित्व हमको दिए गए सरकार ने हमको दिए हैं, जो हमारे दायित्व उसको पूरा करिए। हमारी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए किसी की। हम लोग सेवा करने के लिए बैठे हैं और हम अपना दायित्व पूरी तरह से पूरा करेंगे। इंस्ट्रक्शन मैंने सबको दे रखे हैं। मैं फिर आऊँगा, 1 दिन बाद फिर आऊँगा, फिर देखते हैं कितने चेंजेस आते हैं। चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों ने लोहाघाट थाने में तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि दिगाली चौड़ निवासी और राहुल ढेक मेकओवर ने चिकित्सकों व कर्मचारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल किया है। लिहाजा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मरीजों ने कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई हो, इस प्रकार बिना सूचना के OPD बंद करना नियम के विरुद्ध है। वहीं थाना अध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और थाने उन्हें बुलाया जाएगा, जहां दोनों आरोपियों ने सभी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों से माफी मांगी और सोशल मीडिया से वीडियो को भी डिलीट किया है। आज मेरे द्वारा
हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया और यहाँ पाया गया कि जितने भी मरीज आए हुए हैं बाहर से, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है और सीएमएस खुद लगी हुई है अकेले ही। और जिस प्रकार से आपके द्वारा मेरे संज्ञान में संज्ञान में लाया गया कि एक कोई अभद्र व्यवहार किया गया सोशल मीडिया में, ये घोर निंदनीय है। और जो भी समस्याएं हैं मिल बैठ करके उस समस्याओं का समाधान निकलता है। और मैं समस्त डॉक्टरों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप यहाँ आकर के हमारे मरीजों की सेवा कर रहे हैं और आपके साथ हम बार बार कहते हैं कि जो भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे संज्ञान में लाइए और हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे रात के 12 बजे है। और सभी लोगों को मैं अपना खुद का नंबर दे गया हूँ, कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत ही यहाँ से फ़ोन आता है और हम उसका समाधान भी करते हैं। और मैं समस्त डॉक्टरों से ये अनुरोध करना चाहूँ कि मरीज को, जो हमारे गरीब लोग आते हैं बड़े दूर दूर से इलाज कराने के लिए, उनके इलाज को देखते हुए आप तुरंत ही इनका इलाज शुरू करिए। और जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के हम निरंतर प्रयास करेंगे। पर्चा कट गया। हाँ। मैंने उनसे पूछा जो पर्चा काटते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी आ रहे हैं, बैठो। जब डॉक्टर लोग आए तो बोला हम नहीं करेंगे, हम तब से बैठे हुए हैं। किसी ने कुछ अभद्रता की है हमारे साथ, तो जब तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा आपने एफआईआर की है, बोला उसके बारे में बात करेंगे। अब पता नहीं एफआईआर की नहीं की। अब खाली हड़ताल में जाना तो अच्छी बात नहीं है ना, आप एफआईआर करिए, उसमें अगर प्रशासन काम नहीं करता तो उसके बाद हड़ताल करनी चाहिए ना, क्या उसको सजा मिलनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे ना, लेकिन उसमें कुछ नियम भी तो हूँ। इन्होंने एफआईआर करनी चाहिए, अस्पताल प्रबंधन ने, उसमें कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद हड़ताल करनी चाहिए ना। अब ऐसा कि आप बगैर किसी सूचना के हड़ताल कर देना, यहाँ पर वो बेचारे बैठे हुए हैं। लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, सचिन जोशी, शैलेंद्र राय व अन्य जनप्रतिनिधियों ने सभी चिकित्सकों से ओपीडी लौटने की अपील की है। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत हुए विकास कार्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर कई घटनाएं भी देखने को मिलती है। बड़ी बात तो यह है कि पहले सिर्फ विपक्ष ही सवाल उठा रहा था, लेकिन अब बीजेपी के ही एक नहीं बल्कि दो विधायकों में नाराजगी है। एक विधायक थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग कर रहे हैं तो दूसरे अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। देहरादून को स्मार्ट बनाने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट खर्च कर दिया गया, फिर भी उम्मीद के मुताबिक तस्वीर नहीं बदली। लिहाजा विकास कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस बार विपक्ष नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के देहरादून शहर से दो विधायकों में नाराजगी है। शहर में जल भराव की समस्या को लेकर बीजेपी के विधायक खजान दास ने ड्रेनेज सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दर्शन लाल चौक तक ड्रेनेज निर्माण हुआ, लेकिन आगे का कार्य अधूरा रह गया, जिससे अब परेशानी हो रही है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी का भी काम हुआ है, हालांकि ड्रेनेज उन्होंने दर्शन लाल चौक तक बनाया था, उससे आगे नहीं बन पाया। और अभी जो एक प्रस्ताव सिंचाई विभाग ने दिया है सरकार को, और वो प्रस्ताव तकरीबन 34 करोड़ का था, जिसमें हमारे शहरी विकास के जो हमारे अधिकारी है, कर्मचारी है, उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उस फाइल को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। और प्रिंस चौक में बहुत ज़्यादा पानी भरता है और मैंने कई बार प्रयास भी किया, कई बार गया भी, कई बार लिख के भी दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी लिख करके दिया। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, और अगर कोई घटना घटती है प्रिंस चौक में या कहीं पानी भराव के जल भराव के कारण, तो इसके जिम्मेदार स्वयं वो अधिकारी होंगे जो लापरवाही बरत रहे हैं। विधायक का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने करीब 34 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, लेकिन कुछ अधिकारी जानबूझकर इस फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। विधायक ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है और कई बार दौरा भी किया, बावजूद इसके अधिकारी विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल भराव के कारण प्रिंस चौक या अन्य इलाकों में कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए वही अधिकारी जिम्मेदार होंगे जो काम करने से बच रहे हैं। इधर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत हुए विकास कार्यों की थर्ड पार्टी ऑडिट की जरूरत है। देखिए, मंत्री ने समय पर उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप कोई बात कही होगी, और ये बात तो मैंने भी कही कि उस समय जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तो काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था, और हमने भी उस पर सवाल उठाए थे। कोई अकेले मंत्री जी का सवाल नहीं है, मैंने सवाल उठाए। उस समय तात्कालिक जो हमारे
मेयर थे सुनील गामा जी, उन्होंने सवाल उठाए। खजानदास जी जिनके क्षेत्रों में मैक्सिमम उसका काम हुआ है, उन्होंने उस पर सवाल उठाए। हम लोगों ने समय समय पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि ये काम ठीक प्रकार नहीं हो रहा है। लेकिन आपने देखा भी होगा कि जब कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया और कंपनियों से काम लिया गया, उसके बाद सरकार ने स्वयं को काम को हाथ में लिया और उसके बाद बहुत सारे सुधार के काम हुए और काम बेहतर हुआ है। अभी भी मेरा तो ये कहना है कि इसका बाकायदा एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए और उसमें अगर कोई लापरवाही बरती गई जैसा हमको दिखता है, तो उस पर निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों और जिन ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के कारण ये समस्याएं पैदा हुई हैं, जो आज भी प्रश्न खड़े हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। इसमें या तो कोई बड़ी जांच बैठे या थर्ड पार्टी ऑडिट में क्या निकल कर आता है उसके अनुसार फिर आगे निर्णय होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।